हेलो आप सब लोगों को। हम लोग अब आज लक्ष्य का सेट 11 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग बना रहे होंगे। अपने जहां कमियां आपको नजर आए ना, जैसे आप लोग बोलते हो कि पैसेज नहीं बनता या फिर PQRS मतलब सेंटेंस में दिक्कत होती है, उस पर थोड़ा समझदारी से वर्कआउट करो, क्योंकि जो सेक्शन कमजोर है उस पर आपने समय कम दिया है। उस पर समय ज्यादा दो ताकि वो रास्ते पे आ जाए। अभी आप जरा आंसर्स को मैच कर लो प्लीज। चाहो तो वीडियो को पॉज कर लेना। चलिए, एज यूजुअल रेपिटेटिव का स्पेलिंग में रेपेटिटिव होता है, TITIV, रेपिटेटिव। हम लोगों ने जो अभी मैं पेपर देख रहा था ना, तो जो बूस्टर सीरीज में क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट के थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ आ गए हैं। सो जो बूस्टर सीरीज देखे होंगे उनके लिए ये सेंटेंस अरेंजमेंट जाना पहचाना होगा, बना हुआ होगा। बट इवन देन जो लोग नहीं देखे हैं उनके लिए अभी जैसे देखो, इस सेंटेंस में अगर यहां दिस रियलिटी दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन में, तो इसके पहले कोई ना कोई रियलिटी तो चाहिए ना, अगर अरेंज करना हो तो। वो रियलिटी आपके यहां है। सो तुम्हारा बी ए के बाद आएगा, ए के बाद बी आएगा। यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है। सो मैं इन दोनों सेंटेंस के बेस पे ही ऑब्जेक्टिव रियलिटी एंड दिस रियलिटी, मैं आंसर ये ए ले लेता हूं। थर्ड नंबर का आंसर I shall be complemented by all. All shall complement में, और तो कोई बनना नहीं है उसमें। क्वेश्चन नंबर 4, he was engrossed in writing a story. वो कहानी लिखने में एकदम पूरी तरह, इसका मतलब होता है, या और उसका सिनोनिम अगर यहां है, तल्लीन, किसी काम में पूरी तरह डूबा हुआ। एब्जॉर्ब के साथ भी इन प्रीपोजिशन और इनग्रॉस्ड के साथ भी इन प्रीपोजिशन जो लगा हुआ है, दोनों का मीनिंग किसी काम को करने में एकदम पूरी तरह मगन, डूबा हुआ। द इश्यू वॉज रेज टेंजेंशियली इन द नेगोशिएशन। टेंजेंशियली का मतलब इनडायरेक्टली होता है, नॉट डायरेक्टली, मतलब बहुत सीधा सीधा नहीं, अपरोक्ष रूप से। और उसका उल्टा फोर्सफुली हो जाएगा, फ्रैंकली नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रैंकली का मतलब हिचकिचाते हुए। और ये अगर हो गया कि नॉट वेरी डायरेक्टली, तो उसका तो फोर्सफुली ही जाएगा। होल्ड वाटर का मतलब कि ये बहुत ज्यादा बिलीवेबल नहीं है, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, ये विश्वसनीय नहीं है। ठीक है। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, तो वी ग्रीटेड हिम ऑन हिज बर्थडे। वी सेड नहीं, वी विश्ड हिम मेनी हैप्पी रिटर्न्स। आप जरा ध्यान दीजिए कि मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, इसका आप जरा मतलब बताओ कि क्या ये हैप्पी रिटर्न्स क्या ऐसे ही रहना चाहिए? क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, क्योंकि आपको, अगर आप कभी बोलते हो किसी को ब्रेव हो, या फिर अभी अभी जो आपने बोला, तो ये इंग्लिश का एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब हो बधाई हो। और बधाई हो जब यहां आ गया, विश नहीं कर रहे हैं आप कि आपके बहुत सारे दिन लौटे, आप उसको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। इसीलिए विश वाला नहीं होगा, प्रे वाला नहीं होगा, सीधा ग्रीट। ग्रीट डालने से हो गया ना बधाई देना किसी को। इस क्वेश्चन में देखिए, इंथ्रॉल, रोमांचित,
वी वेर ऑल इंथ्रॉल्ड बाय द इंटरेस्टिंग वॉर स्टोरीज बाय हिम। उसने जो वार की का स्टोरी बताई, हम लोग सब कोई उसको सुनकर रोमांचित हो गए, क्योंकि इन्वॉल्व तो जाएगा नहीं, ऑक्युपाइड, उससे एकदम ऑब्सेस्ड हो गए, रोमांचित होंगे वार स्टोरी होगा तो। सब्ज्यूम, किसी को अपने में समाहित कर लेना, इनगल्फ वाला मीनिंग आता है, तो वो भी नहीं जाना है वहां पे, रोमांचित हो गए हम लोग सब लोगों से कहानी सुन के। नेक्स्ट प्लीज। श्योरली द लॉस्ट चाइल्ड, तो इसका तो तुम्हारा बी जाएगा। मस्ट हैव बीन फाउंड, तो मस्ट हैव फाउंड चला जाएगा। नेक्स्ट, द किंग हैड बीन मेड टू हैव टू अपोलोजाइज, और ये आपका जो मीनिंग आ रहा है कि आपका जो ईट हैम्बल पाई का मतलब होता है किसी से क्षमा प्रार्थी होना। स्पिट ब्लड, बहुत अधिक क्रोधित हो जाना। स्ट्राइक अ कॉर्ड, टू क्रिएट अ रिएक्शन, किसी में कोई प्रतिक्रिया पैदा करना। एंड स्टेम द टाइड, किसी बुरे चीज के प्रभाव को रोकना। तो एपोलोजाइज का वही मतलब है, टू ईट हम्बल पाई। एस्केलेटिंग मतलब तेजी से बढ़ता हुआ, और उसका उल्टा फॉलिंग, कम, फ्लक्चुएटिंग नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। अभी आप इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। शंकर सेड टू हिज फ्रेंड लुक आउट, देखो ध्यान देना, यहां पे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ है, ये कंप्लीट सेंटेंस है। लुक आउट, बचो बचो, देयर इज अ स्नेक बिहाइंड यू। अब आप जरा ध्यान दो कि लुक आउट को, चूंकि ये एक्सक्लेमेटरी एक्सप्लेनेशन है, ब्रेवो, हुर्रा, वैसे ही लुक आउट, तो ये एक वार्निंग का देता है, और लुक आउट वर्ड वहां पे नहीं होगा। आपका आंसर डी होगा। उसने वार्निंग दिया कि एक सांप है पीछे, बचिए आप उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी का सबसे बेस्ट फ्रेंड भी में टर्न अगेंस्ट हिम, चेंज अगेंस्ट हिम नहीं, उसका विरोधी हो सकता है और उसका दुश्मन हो सकता है। फाइट अगेंस्ट हिम, लड़ सकता है, दुश्मन बन सकता है, वो बदल जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। नेक्स्ट, इस तरह के पर्सनल का कोई स्पेलिंग नहीं होता है, दो ही पर्सनल होता है। एक ये जो एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है निजी, और ये पर्सनल जिसके मतलब होते हैं किसी डिपार्टमेंट के, किसी खास तरह के कर्मचारी, काम करने वाले लोग। इस सेंटेंस में देखो, आप जरा ध्यान दो, द विक्ट्री इज एसोसिएटेड, द वर्ड विक्ट्री, ये जो विक्ट्री नाम का शब्द है हमारे माइंड में वार से जुड़ा हुआ है। अब उसके बाद तो इट ही आएगा ना, क्योंकि यहां लिखा हुआ है वी आर इंप्रेस्ड बाय देयर सेक्रीफाइस। किसका सेक्रीफाइस भाई? कौन बलिदान दिया है? वी फील दीज थिंग्स कहीं नहीं है, कौन सी चीजें? तो इट का मतलब विक्ट्री कॉल्स अप, हमें याद दिलाता है विजन्स ऑफ बैटल्स ब्लडशेड। तो तुम्हारे S1 के बाद यहां पे एस ही आएगा, और अगर एस आएगा तो सिर्फ वो ए में है। तो और किसी में एस होता तो हम लोग सोचते, वो नहीं है। यही सेंटेंस में होता है, आपको दो सेंटेंस का आपस में सीक्वेंस बैठा लेना है, आपका काम हो जाएगा। इस सेंटेंस में देखो, आपको एकदम क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि बी तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस होगा। अगर ऑप्शन देखो, क्योंकि बाकी सब चीजें तो यहां हाउएवर लगा, यहां बट लगा है। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस फॉर अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। किसका स्टार्टिंग तो हो नहीं सकता है कंप्लीट पैराग्राफ का, तो पैराग्राफ का इंडिया हैज कम अ लॉन्ग वे ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट। कम अ लॉन्ग वे का मतलब बहुत प्रगति करना, उसने बहुत प्रगति की है। पहले वो इंट्रोडक्शन डाल देते हैं, उसके बाद और कोई स्टेटमेंट डालेंगे। द आर्ट ऑफ गुड ईटिंग, ध्यान रखना, गुड ईटिंग का कि खाना बनाने और खाने की, अच्छे खाना बनाने के,
खाने की कला को गैस्ट्रोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि गुरमे आर द पर्सन्स जो कि अच्छे खाने के पारखी होते हैं, पसंद करते हैं, ये लोग होते हैं। और यहां पे आर्ट पूछ रहा है तो आर्ट इज गैस्ट्रोनॉमी। अभी आप इस सेंटेंस में देखो, इसका आंसर नो एरर है। क्या आपने नो एरर दिया था? अगर दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जबरदस्ती आपने, कहां एरर आएगा? द इंक्रीज इन कंजम्पशन इज का सब्जेक्ट इंक्रीज हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल के साथ टू लगता है, और जैसे द इंक्रीज वहां है, द इंक्रीज इन इनकम, तो कोई एरर नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान डालिए। डॉक्टर, द पेशेंट क्राइड, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव। अब आई हैव का हेड सी नहीं होगा, शी हेड हो जाएगा, तो शी हेड यहां है। द पेशेंट, अब जरा सोचिए कि आपका बी या सी। अब ध्यान दीजिए, यहां पे लिखा है एक्सक्लेम टू द डॉक्टर दैट हाउ मच, और हाउ और दैट, WH और दैट एक साथ तो नहीं आता ना, क्योंकि वहां पे WH खुद कंजंक्शन का काम करता है, इसलिए एक और कंजंक्शन की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान वाला है, एस्कार्सिल लगा तो व्हेन लगेगा, सो देन वाला सेंटेंस तुम्हारा एरर में जाएगा। एस्कार्सिल के साथ, हार्डली के साथ व्हेन लगता है। नेक्स्ट, इसमें भी तुम अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा पहले सी नंबर ही फर्स्ट सेंटेंस होगा, जैसे वहां इंडिया वाला था, यहां पे USA वाला होगा। तो अगर सी तुम्हारा फर्स्ट सेंटेंस है तो आपका आंसर सी चला जाएगा। यहां पे जरूरी नहीं है सारे सेंटेंसेस को अरेंज करना, मेरा ऑप्शन से बता देगा। जैसे यहां देखो, तुम्हारे पास कौन सा फर्स्ट सेंटेंस होगा? कंफ्यूजन तो है। अभी देखिए, द इंडिविजुअल कंपनीज, अब इस क्वेश्चन में थोड़ी सी परेशानी है, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और करता हूं, क्योंकि बाकी जगह पे क्लू बहुत क्लियर था। जो इंडिविजुअल कंपनी होती हैं, जो अलग अलग कंपनीज होती हैं, वो साइज में वेरी करती हैं, और साइज में वेरी करती हैं फ्रॉम द कॉर्नर ग्रोसरी टू द इंडस्ट्रियल जायंट्स। कोने पे जो ग्रोसरी की दुकान है, सब्जियों का, फल का, या आम जीवन के जरूरतों की दुकान है, से लेकर, वो भी तो कंपनी है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जायंट तक। एक स्टेटमेंट दिया, पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट मेथड्स विद इन फर्म्स रेंज फ्रॉम फॉर्मल वेल प्लान ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल्स टू स्लिपशॉट डेली ऑपरेशंस, डे टू डे ऑपरेशंस। जो पॉलिसी और मैनेजमेंट मेथड है कंपनियों के, यहां फर्म्स का मतलब कंपनियों में, वो कैसा कैसा रेंज, उसका रेंज क्या होता है? फॉर्मल, वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल टू स्लिप शॉट, अस्त व्यस्त डे टू डे ऑपरेशन। ग्रोसरी वाले का डे टू डे ऑपरेशन, इंडस्ट्रियल जायंट का फॉर्मल वेल प्लान्ड। सी नंबर, वेरियस इंडस्ट्रीज ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज थ्रू मिलियंस ऑफ फर्म्स। बहुत सारे इंडस्ट्रीज बहुत सारे फर्म्स के थ्रू वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती हैं। अब जरा ध्यान दो कि ये साइज में वेरी कर रहा है, ये मैनेजमेंट में वेरी कर रहा है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन तुमको देना पड़ेगा। वेरिएशन इन द फॉर्म ऑफ ओनरशिप कंट्रीब्यूट्स, यहां भी बोल रहा है, यहां पे पॉलिसी और मैनेजमेंट अलग अलग, यहां पे साइज अलग अलग, यहां पे ओनरशिप अलग अलग। तो तुम्हारा सी को तो पहले ही रखना होगा ना, कि बहुत सारे कंपनीज बहुत सारे फर्म्स के थ्रू प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं, और ये फर्म्स साइज में, मैनेजमेंट में, फॉर्म ऑफ ओनरशिप में अलग अलग होते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में तुमको रीडिंग करना होगा, बट ऑप्शंस को अपने सामने में रख के रीडिंग करो कि कौन से हम स्टेटमेंट्स को ज्यादा देख रहे हैं, हम प्रॉपरली उसको सीक्वेंस में बैठा रहे हैं, और स्टार्टिंग तुमको पहले को देखना होगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी यहां देखो,
द न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी लेज ग्रेटर इंफेसिस ऑन स्टेबलाइजिंग कॉटन प्राइसेस। जो नया टेक्सटाइल पॉलिसी है वो कॉटन प्राइस को स्टेबलाइज करने पे जोर डाल रहा है, टू डैश द इंटरेस्ट ऑफ कॉटन ग्रोअर्स, कि जाकि ताकि जो कपास के उत्पादक हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके। इंप्रूव नहीं, प्रोटेक्ट ना, उनके इंटरेस्ट हैं तो उसकी हमको रक्षा करनी होगी। द म्यूजिशियन हैड अ सोर थ्रोट, म्यूजिशियन का जो गला था वो बहुत रूखा था, खराब था। डिस्पाइट दैट, इसके बावजूद, उसका गला खराब था, इसके बावजूद, इसके कारण नहीं, इसके बावजूद जो परफॉर्मेंस था उसका कंसर्ट में वो आउटस्टैंडिंग था। ये यहां पे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिस्पाइट दैट, दैट इज इन स्पाइट ऑफ दैट। अगर यहां एक्सेलेंट होता तो ये भी सही हो जाता। ध्यान दीजिएगा, यहां देखो, they could see the young man of the village at the corner shop every night. अब वो देखते किसको थे? द यंग मैन ऑफ द विलेज। तो आपको द यंग मैन ऑफ द विलेज एट द कॉर्नर शॉप नहीं, यंग मैन ऑफ द विलेज वो दिखाई पड़ते थे दुकान पे, कॉर्नर शॉप पे हर रात को। सो आंसर इज डी। वो व्यक्ति जो किसी बात पे आसानी से विश्वास कर लेता है उसको क्रेडुलस कहा जाता है। जो विश्वास नहीं करता उसको इनक्रेडुलस। इनक्रेडिबल कोई ऐसी बात, ये दोनों इंसान होते हैं, ये कोई बात होती है, क्रेडिबल और इनक्रेडिबल। कोई बात जो अविश्वसनीय हो और वो बात जिस पे हम विश्वास कर सकें, ये दोनों बातें और वो इंसान। 27 नंबर आप नजर डालिए। आप जरा इसको देखो, ऑल लेवल्स ऑफ डिमांड, डिमांड का हर लेवल, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एग्रीगेट हो, लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, अगर ये दे रहा है तो आप यहां देखो, यहां पे एग्रीगेट डिमांड की चर्चा किया है तो ये पहले आएगा। यहां पे डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये एग्रीगेट डिमांड है, और यहां पे सारे तरह का डिमांड। तो पहले तो हम ए रखेंगे, उसके बाद ही सी और डी जाएगा कहीं पे और। यहां पे देखो ए को बीच में कर दिया, यहां पे ए को अंतिम में कर दिया, यहां पे ए को इधर कर दिया है। सी और डी उसके बाद ही आएगा, और ए के बाद सी और डी सिर्फ यहां है। नेक्स्ट प्लीज। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की जरूरत है। कनन आस्क्ड मी टू गो ग्राउंड विद देम, कनन ने कहा कि साथ में चलें, बट आई डिड नॉट वांट। देखो एक थ्योरी होता है कि कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब, वांट ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके में आगे व्हाट या होम लगता है, वो बिना ऑब्जेक्ट के पूरा नहीं होता। हम उसके आगे की चीजों को छुपा सकते हैं, जिसको ग्रामर में इलिप्सिस कहा जाता है। बट यहां पे अगर छुपाना है आई डिड नॉट वांट टू गो, तो आप ये पूरा नहीं छुपा सकते हो। आपको गो छुपाया जा सकता है, टू तो रखना ही पड़ेगा। समझना तुम, डू नॉट वांट, डू नॉट वांट टू गो, डिड नॉट वांट टू, ऐसे रखना पड़ेगा, क्योंकि आई डिड नॉट वांट अकेले बोलने से काम नहीं चलेगा। ट्रांजिटिव वर्ब कभी भी सेंटेंस का लास्ट वर्ड होगा तो वो गलत हो जाएगा। यहां पे प्रेजेंट कर दिया है, यहां दोनों जगह प्रेजेंट कर दिया, सेंटेंस पास्ट में था। नेक्स्ट, बहुत सारे बुक्स द बेनिफिट ऑफ क्लियर एंड एक्यूरेट कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स को क्या करती हैं? एक्सटॉल करती हैं, प्रशंसा करती हैं कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। सब्सक्राइब, किसी चीज को अपनाना, बुक्स कैन नॉट अपना सकते। कंट्रीब्यूट, योगदान देना। एंड एक्सटेंड, बढ़ाना। बेनिफिट को बढ़ाया नहीं जा सकता है,
उसके उसके बारे में बताया जा सकता है। और एक्सटॉल का मतलब उसको अच्छे से बताना, प्रशंसा करके। नाउ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बहुत क्लियर है। अब उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसको ध्यान दो, वो क्योंकि वो मीनिंग पे जा रहा है। द chasm, दैट इज गैप बिटवीन द नीड्स ऑफ द पीपल, उन लोगों की जरूरतें who struggle for survival, action and inaction by representatives and lack of remedial justice has compromised representative democracy, प्रजातांत्रिक डेमोक्रेसी को उसने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। और वो तुम्हारा इनॉर्मसली होगा, सुपरलेटिवली नहीं जाएगा, रियली का वास्तव में कॉम्प्रोमाइज किया है, ये नहीं, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया है। और टू मच का मतलब आवश्यकता से अधिक, और वो बिना सेंटेंस में टू मच का मीनिंग नहीं हम यूज करते हैं जब तक जरूरत से अधिक का कोई सेंस ना हो। अपने मन से टू का इस्तेमाल नहीं करते जब तक वहां पे मीनिंग नहीं आए। डिफेक्शन, अच्छा डिफेक्शन मतलब होता है दल बदल, एक दल को छोड़कर दूसरे दल को ज्वाइन करना। फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर इंडिकेट, अभी देखो एक ही वर्ड का 4 फॉर्म दिया हुआ है। अब डिफेक्शन सब्जेक्ट है, उसका वर्ब यहां गया, तो अब तो चाहिए ऑब्जेक्ट ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो वो तो तुम्हारा यही वर्ड जाएगा ना, नाउन। यहां पे खाली रिनंसिएशन नहीं, द रिनंसिएशन ऑफ द बेसिक गोल्स, बेसिक ऑब्लिगेशंस। और इवन के साथ वेयर एज और इवन लाइक तो होता नहीं है, इवन के साथ तो एज ही लगता है ना, इवन एज, यहां तक कि जब देयर ओन पीपल स्टार्व, यहां तक कि जब उनके अपने लोग भूखे मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्लोसिस। इसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग थे, जैसे मैं आपको दिखाऊं, आपने अगर आंसर मैच किया होगा, कौन सा इंफॉर्मेशन पैसेज के अनुसार सही है 34 में। अब अगर आप पैसेज देखो तो आप जरा ध्यान देना, इसको देखो, उसके परिवार में 3 फीमेल थी और 2 मेल थे। इसको आप जरा नजर पे डालो। फादर एक तो थे, ठीक है, गेट प्रेशर ऑन यू। शर्लिन ने ऑर्डर दिया स्टैंपिंग ऑन द एक्सेलरेटर, शर्लिन गाड़ी चला रही थी, उसने कहा कि उनके फादर के घाव पे प्रेस करो। लीनिंग ऑन टू द रियल सीट, रियर सीट, पीछे के सीट पे झुके हुए, जिल वॉज द फादर। पुश डाउन, सॉरी एक उनका बेटा, उनका नाम कहीं और। जिल पुश डाउन विथ बोथ हैंड्स ऑन द टॉप ऑफ हिज फादर्स उंड, तो जिल उनका बेटा हो गया। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग है। वैली फादर का नाम था, ग्रीमेस्ड इन पेन, उन्होंने वो अपना चेहरा बनाया, ग्रीमेस का मतलब चेहरा सिकोड़ना, दर्द में उन्होंने चेहरा सिकोड़ा। हिज आईज रोलिंग बैक इन द हेड, और उनका आंख बंद हो रहा था। मंथ्स ऑफ हेल्पिंग आउट विद देयर मदर, एक मां भी थी, एक शर्लिन लेडी, एक मदर दूसरी लेडी, जिल एंड वैली 2 मेल। First ad were paying off. Gwen was about to breathe into her father's lung. वो जब उनको हवा देने वाली थी, तो नाउ एक ग्वेन, दूसरी शर्लिन और तीसरी मदर, 3 फीमेल, जिल एंड वैली 2 मेल। अब आपने अगर बनाया है
अदरवाइज आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में, अगर मैंने निकाला तो बहुत मजा भी आया होगा। मेरे को बनाने में बहुत क्वेश्चन का आंसर बहुत मजा आया था, मैंने जब क्वेश्चन बनाया था। तो रिगार्डिंग वैलीज इंजरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? और आप ध्यान दीजिए, द अपर पार्ट ऑफ द वैलीज बॉडी वॉज बैडली इंजर्ड, मतलब उसके बॉडी में कमर से ऊपर का पार्ट बैडली इंजर्ड था। अनडाउटेडली क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हुआ है। द बुलेट हैड सेवर्ड, सेवर्ड का मतलब बर्बाद कर देना, विध्वंस कर देना, बोथ द फेमरल आर्टरी एंड वेन, एंड फेमरल आर्टरी पैर के जांघ में होता है। ध्यान दीजिएगा, लोअर पार्ट पे गोली लगी थी, इसी से ब्लड के ऑक्सीजन से, वेन से ऑक्सीजन नीचे के तरफ लोअर बॉडी पार्ट में जाता है। 36, विच इज द इंफॉर्मेशन डज नॉट सीम टू बी प्रोबेबली ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट प्रोबेबली ट्रू नहीं है? शर्लिन गाड़ी तेज चलाना चाहती थी, उसको पसंद आता था। आप जरा पैसेज में एक जगह ध्यान दीजिए, शर्लिन सेड ड्राइविंग एज फास्ट एज शी डेयर्ड, वो हिम्मत करके फास्ट चला रही थी क्योंकि पीछे के सीट पे फादर इंजर्ड लेटे हुए थे, उसको पसंद नहीं था, वो लेटे हुए थे। शी वॉज डेयरिंग एंड रिमेन काम, शांत रहने का कौन सा उल्टा मीनिंग? फ्लटर का आप अगर वर्ड देखो तो हिज आईज फ्लटर्ड, ओपन, फड़फड़ाना होता है, फड़फड़ा के आंख खुला उनका, शांत का उल्टा। अभी देखो, स्टीयर का मतलब गाइड करना, गाड़ी चलाने के समय स्टीयरिंग इससे बना है। स्टैम्प धमाके तरीके से आवाज से चलना, स्पर्ट बौछार होना, स्पर्ट ऑफ ब्लड दिया हुआ होगा। पैसेज नंबर 2 पे नजर डालिए। पैसेज 2 में आप ध्यान दो, पैसेज 2 थोड़ा मुश्किल था और आपने अगर बनाया है और अगर वो सही हुआ होगा तो यू शुड बी हैप्पी। The author compares the hypothetical literature on air traffic control with, एयर ट्रैफिक का कंट्रोल का जो हाइपोथेटिकल लिटरेचर है, हाइपोथेटिकल मतलब काल्पनिक लिटरेचर, उपन्यासों में जो मिलता है कि एयर ट्रैफिक हवा में है, उसको कोई कंट्रोल कर रहा है, उसको वो किस चीज से कंपेयर कर रहा है? आप जरा 38 में देखिए, कहीं ना कहीं तो वो कंपेयर कर रहा है, आप जरा नजर डालो। What we should do when robots do arrive, क्या होगा जब रोबोट्स आ जाएं, मतलब हमारी जिंदगी में। Then the business of actually making them, हम इससे नहीं परेशान है कि रोबोट्स बनाएगा कौन, हम इससे परेशान है कि वो आ जाएंगे तो फिर क्या होगा। इट इज रादर एज इफ द राइट ब्रदर, जिन्होंने एयरप्लेन का वो किया था, इन्वेंशन किया था, फर्स्ट फ्लाइट हैड बीन प्रेसीडेड बाय एन एक्सटेंसिव लिटरेचर ऑन एयर ट्रैफिक कंट्रोल। ऐसा ही है जैसे कि राइट ब्रदर ने जब बायो एरोप्लेन का इन्वेंशन किया, उसके पहले ही लोग एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बारे में चिंतित होने लगे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे होगा। अब जरा इस स्टेटमेंट को आप जरा जोड़िए यहां से, रोबोट से ही बोला ना कि लोग ये परेशान है कि रोबोट ने अगर हमारी पूरी जिंदगी को घेर लिया तो क्या होगा, इससे नहीं कि बनाएगा कौन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में, द ऑथर ऑफ दिस पैराग्राफ थ्रू द स्टोरी ऑफ इन्वेंटर इन ब्रिटेन, वो जो ब्रिटेन का शुरुआत में ही दिया हुआ है,
डिस्क्राइब्स डिजायर्स टू इलस्ट्रेट द पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट समझाना चाह रहा है उसके बारे में, कि लोग बहुत बार ये नहीं जानते कि इसके बारे में सब लोगों को अच्छा पता है, लेकिन अच्छे से पता है, लेकिन वो काल्पनिक है और वो तथ्य है कि नहीं है। जरा आप ध्यान दीजिए, वो पहले ही पैराग्राफ में, if a robot is defined as a machine made in the image of man, then it must be stated that like death ray in 1940, इसने सोच लिया था कि डेथ रेज होता है, ऐसी किरणें जिससे मौत हो जाती हैं। रोबोट्स इन 1990s रिमेन इन द वर्ल्ड ऑफ स्पेकुलेशन, ये कल्पना की दुनिया में है, नॉट एज ए एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, ये फैक्ट नहीं है, कल्पना की दुनिया में है 1990 में भी। Yet, just as inventor took the existence of death rays for granted, जैसे इस इन्वेंटर ने मान लिया कि डेथ रेज होता था, वैसे ही लोगों ने मान लिया है कि रोबोट्स होते हैं। तो लोग समटाइम्स ये मानने लगे कि ये चीज काल्पनिक है लेकिन वास्तव में है, और वो ये नहीं समझते कि वो होता नहीं है, अभी है ही नहीं वो। जैसे मार्स ग्रह के वासी, मंगल ग्रह पे जीवन, हम में से बहुत सारे लोग मानते हैं कि मंगल ग्रह पे जीवन है, अभी तक देखे नहीं है, लेकिन इतना वेल नोन है, इतनी फिल्म्स आ चुके हैं कि लोग उसको मानते हैं कि वहां पे जीवन है। 40 नंबर, थ्रू द वॉकिंग टॉकिंग मैन मॉडल, आप जरा देखिएगा, of the robot is misleading. Sorry, although the walking talking model of the robot is misleading, it persists in science fiction. ये साइंस फिक्शन में है, अभी भी ये मिसलीडिंग है कि एक बोलने वाला चलने वाला रोबोट होता है, लेकिन ये साइंस फिक्शन में उपन्यासों में होता है। क्यों? आपका ऑप्शन नंबर सी, और ये आपको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, आपके इस पैराग्राफ में, बट द इमेज इज स्टिल जस्ट फुल यूटिलाइज इन साइंस फिक्शन, इस इमेज को यूटिलाइज करते हैं साइंस फिक्शन में। द रोबोट इज अ लिम्बो, लिम्बो का मतलब एक अभी इनएक्टिव स्टेज में है, बट वो उसके अस्तित्व है, बिटवीन द मैन एंड मशीन, and is thus the ideal dramatic device, वो एक ड्रामेटिक डिवाइस हो गया है, मतलब एकदम सेंसेशन क्रिएट करने वाली, बिटवीन द टू। सो ये एक इमेज इतना स्ट्रांग हो गया है कि अगर इसको बदल दिया जाए तो लोगों को लगा कि नहीं, गलत है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड चौथे में आप ध्यान दीजिए, इन द रेंज ऑफ साइंस फिक्शन के एरिया में, मैकेनिकल मेन हैव बीन ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अदर टेक्नोलॉजिकल पैराफर्नेलिया। पैराफर्नेलिया का मतलब उपकरण, दूसरे उपकरणों से टेक्नोलॉजिकल मैन को अलग ट्रीट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप जरा ध्यान दो, आपके उसी जगह पे जहां पे लिखा हुआ है टेक्नोलॉजिकल मैन मतलब रोबोट्स, और ये यहां पे था द रोबोट वॉज नॉट अ प्रॉप बट अ कैरेक्टर। वो एक प्रॉप नहीं था, कि हमने, प्रॉप का मतलब होता है ना कि कोई आपको ड्रामा करना हो तो कोई आप सब चीज बना के निर्माण करके आप ले आए, वो कोई प्रॉप नहीं था, बल्कि वो उस ड्रामा में एक कैरेक्टर है जो रोल प्ले कर रहा है। जैसे कार का प्रॉप होता है, कोई हम एक्टिंग कर रहे हैं तो वहां पे कार का एक डिजाइन बना के ले आए, ये प्रॉप। कैरेक्टर वो वहां पे रोल प्ले कर रहा है। सो इट वॉज नॉट अ प्रॉप बट अ कैरेक्टर, और यही तुम्हारे आंसर का बेस था।
पैसेज नंबर 3, पैसेज नंबर 3 पे आप जरा क्वेश्चन नंबर 42 पे नजर डालिए। 42 में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अ पॉलिटिकल पार्टी विच डज नॉट टॉलरेट एनी इंटरनल डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, जो अपने भी पार्टी के भीतर में किसी भी मतभेद को नहीं टॉलरेट कर पाती है, उसके बारे में क्या, वो कभी भी बाहर भी वो डेमोक्रेटिक नहीं हो पाएगी। और ये पैसेज में सीधा सीधा लिखा हुआ है। आप जरा उसको देखिए। एक मिनट, a political party that is intolerant of internal dissent can hardly be expected to be liberal and democratic। एकदम सीधा सीधा स्टेटमेंट उठा के ऑप्शन में बना दिया गया, इजिली लोकेट होने लायक। क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है, विच इज द फॉलोइंग इज एक्सप्रेस्ड एज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्यूडल एज इन द पैसेज। फ्यूडल एज का क्या कैरेक्टरिस्टिक था? फ्यूडल एज वो जमींदारी जब चलता था, गुलाम हुआ करते थे, उस समय के एज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? और देखिए, टू डू सो इज ए जर्नी बैक टू द फ्यूडल एज। यहां पे तुम्हारा 2 क्वेश्चन का जवाब है। व्हेन अ सप्लिकेंट, वो जो वहां का जो गुलाम था, जो चाहता था कि हमको उस गुलामी से मुक्ति मिले, हु रेबेल्ड अगेंस्ट द मास्टर, जो मास्टर के खिलाफ विद्रोह करता था, वुड बी कॉल्ड अ नमक हराम, उसको नमक हराम कहा जाता था। अब आप आराम से देख लीजिए कि फ्यूडल एज का क्या कैरेक्टरिस्टिक था। एनी डिसोबीडियंस ऑफ द पीपल इन पावर इज ट्रीटेड एज नमक हरामी, ट्रेचरी, धोखेबाजी। और सप्लिकेंट का मतलब हो गया पिटिशनर, वोटर, एडजुडिकेटर मतलब एडजुडिकेटर का मतलब जज, और प्रोपेगेटर प्रचार करने वाला, पिटिशनर जो किसी चीज की याचना करता है, पिटिशन देता है। एंड 45 नंबर में ऑप्शन सीधा सीधा तुम्हारा पैसेज में लिखा हुआ है। Democracy is about granting him the right to dissent from within the fold। सीधा सीधा एकदम स्टेटमेंट आपके पैसेज में यहां पे है। राइट टू डिसेंट विद इन द फोल्ड। सो आपका पैसेज नंबर 1 एंड पैसेज नंबर 2 दे वेर वेरी इंटरेस्टिंग। पैसेज 2 कॉम्प्लिकेटेड था, पैसेज 1 वेरी ट्रिकी, पैसेज 3 नंबर कंपैरेटिवली बहुत आसान था। आपने कितने अच्छे से बनाया, आपको कितना एंजॉयमेंट लगा, बताते रहिए। मुझे भी पढ़ के अच्छा लगता है कि मैं जो क्वेश्चंस को सेट कर रहा हूं वो आपको मजा आ रहा है। अगर आता होगा तो मुझे भी सुन के अच्छा लगेगा। मिलते हैं फिर। थैंक यू।